हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 सप्लीमेंट्री के चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन के सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था कि बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच की जो कन्वर्सेशन थी वो अपने स्कूल के अर्लीस्ट मेमोरीज उनको बता रहे थे। अब आगे क्या होता है इसमें हम देखते हैं। बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर के फील्ड में किस तरीके से आए? आर्किटेक्चर होता है कि जिसमें कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं या बड़ी डैम्स, तो ये सब बनाते हैं। उनकी जो उनकी पढ़ाई होती है उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है। एससी, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. आर्किटेक्चर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लगभग 80 to 85% मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे नीचे के वालों को एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन मेरे तो केवल 50% मार्क्स थे, तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन और मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था, लेकिन मेरी आंट ने उसको फाड़ दिया। टोर इट अप मीन्स फाड़ दिया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। लेकिन मेरी मम्मा ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अपनी ग्रेजुएशन करो, और इस ग्रेजुएशन करने के लिए वो बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चले गए। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, सो आई टुक जर्मन। देन माई जर्मन टीचर डाइड। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। फिर वो एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि उनको या तो उसमें फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी। इससे पहले उन्होंने फ्रेंच स्टडी की थी, 7 साल तक उन्होंने फ्रेंच की स्टडी किया था, लेकिन उनको फ्रेंच के 7 वर्ड तक नहीं आते थे, तो उन्होंने जर्मन ले ली। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो जर्मन टीचर थे उनकी डेथ हो गई, तो कॉलेज वालों ने उनको बोला या तो आप अपना कॉलेज चेंज कर लो या आप फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। मुझे दूसरे स्कूल में कौन एडमिशन देता, मुझे तो इसी जय हिंद स्कूल में ही जान पहचान के थ्रू एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैंने सोचा ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ, और मैंने फ्रेंच को सीखना शुरू कर दिया। और वो मैं अपनी कज़न से सीखता था जो कि एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, और मैं फ्रेंच को सीखने के लिए उनके आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था। BR, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो क्या तभी आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर बनना चाहते थे? SC, actually it all happened quite by chance. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He had तो वो कहते हैं SC बताते हैं कि एक्चुअली में ये जो था वो चांस से बाय चांस हुआ है। जब मैं आर्किटेक्ट ऑफिस में था तो मैंने देखा कि कोई एक विंडो की डिटेलिंग ड्राइंग बना रहा है, और वो ड्राइंग जो विंडो डिटेल की ड्राइंग होती है बहुत एडवांस ड्राइंग होती है। तो मैंने उनको बताया कि आपकी ड्राइंग गलत है, जो आप बना रहे हो इससे विंडो ओपन ही नहीं होगी। ही देन हैड अ बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। फिर उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, और बाद में उनको ये पता चला कि उनकी ड्राइंग जो थी वाकई में गलत थी। तो मेरे कज़न के हस्बैंड को बहुत सरप्राइज़ हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को ड्रॉ करने के लिए कहा, जो मैंने तुरंत ही बना दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक हाउस का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा, जो मैंने तुरंत ही बना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो। वी वैन टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। फिर हम दोनों जो हैं वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए चले गए। द प्रिंसिपल वार्न्ड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो वो जो प्रिंसिपल होती है उनको वार्न करती हैं कि मैं ठीक है मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलाउ तो करूँगी, लेकिन एडमिशन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको A+ मिला, और उसके बाद से उनके लिए काम जो था केक वॉक की तरह हो गया, मतलब सब कुछ आसान हो गया उनके लिए। I had never made a plan but I knew
हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। वो कहते हैं मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन मुझे ये पता था कि जब हम किसी चीज़ को टॉप से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। क्योंकि जब आप एक आर्किटेक्ट होते हो तो आप कोई बिल्डिंग या कोई भी नक्शा बनाते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कैसी दिखेगी, बनने के बाद कैसा लगेगा। तो उनको ये सब एक तरह से गॉड गिफ्टेड था कि वो उनको पहले से ही पता होता था कि मैं अगर ये चीज़ बना रहा हूँ तो वो कैसी बनेगी। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लाइक लुक लाइक। वो कहते थे मैंने कभी कोई सेक्शन के बारे में नहीं देखा ना सीखा, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं किसी प्लान को कट करता हूँ तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। इसके बाद वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आए। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मेरा ये मानना है कि जो अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आई वो क्यों आई, क्योंकि जो मैं स्कूल में खेलता था, स्कूलिंग के मतलब जब वो स्कूल में थे उसके जो वो खेल खेल के सीखते थे उन सब चीज़ों से उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई उनके अंदर। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फ्रॉम डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशंस। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। मेरा एक फ्रेंड था बहराम दिवेचा, हमारे बीच में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे। हम फोर्ट की डिज़ाइन बनाते थे, गन्स की डिज़ाइन बनाते थे, अलग अलग गोला बारूद जो भी होता था सामान उनकी ड्राइंग्स बनाते थे। और हमारा ये कोशिश होती थी कि हमारे डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो उनके अंदर जो ये एबिलिटी हुई वो एक तरह से जो वो खेल खेल में सीखते थे, खेल खेल में बनाते थे, उससे उनको ज़्यादा सीखने को। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect." I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. जब मैं स्कूल में था, लगभग सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरी एक टीचर जो मिसेस गुप्ता टीचर थी, उन्होंने मेरे स्केचेस देखे और मुझे बोला कि देखो कि तुम बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल यूज़लेस हो, बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं। तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक आर्किटेक्ट बनना, बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना। तो उसको कहते हैं कि उस समय तो मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या होता है, लेकिन वो वाकई में सही थी। जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ गया और उनको ये बात बताई। Bela Raja, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो बेला राजा उनसे पूछती हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। वो इसलिए क्योंकि आप उस पढ़ाई से कोप नहीं कर पाए, या जो करिकुलम होता है सिलेबस, या आपको ये लगता था कि सिलेबस के संग आप डील नहीं कर पाओगे, यानी कि सिलेबस आपको ज़्यादा लगता था, या क्या ऐसा प्रॉब्लम होती थी आपको। ऐसे आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. मैं जो लैंग्वेजेस में बहुत मेरी वीक थी, और साइंस और ज्योग्राफी तो मैं फिर भी कर लेता था, लेकिन मैथ्स मेरी बहुत ही वीक थी। मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ने में। मैं केवल इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था कि मतलब पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी कुछ स्कूल में सिखाया जाता था मैं 2 दिन के बाद वो सब कुछ भूल जाता था, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। नॉट बॉदर का मतलब उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाना चाहता था और वो सब कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। BR, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? क्या तुम्हें स्कूल की पढ़ाई जो थी वो बोरिंग लगती थी, मतलब जो उसको सिखाया जाता था आपको बोरिंग लगता था, या आपको ऐसा लगता था कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपका जो लेसन के प्रति इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाता था। मतलब आपको अगर एक टॉपिक समझ में आ गया तो आपको फिर वो लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। SC, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है, हम केवल डे टू डे के जीवन पे जीते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं करने के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, एक रूटीन होता है, उसको फॉलो करना होता है। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट्स। Back then, whenever we had test, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. Nowadays मतलब आज बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे टाइम में जब भी टेस्ट होते थे हम बस नकल कर लेते थे और टीचर सोचते थे कि हमने अपना काम ख़त्म कर लिया।
B. There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? ऐसा एक मान्यता है या ऐसा विवाद है कि गिफ्टेडनेस क्या होता है, जो गॉड गिफ्ट चीज़ें होती हैं, मतलब किसी में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, और लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि इसमें कोई डिसेबिलिटी होती है। जैसे किसी को गाने का शौक़ होता है, उसको गॉड गिफ्ट होता है, उसे बचपन से ही बिना सीखे भी बहुत अच्छा गाता है, या इस तरह से कोई भी गिफ्टेडनेस होती है, गॉड गिफ्ट क्वालिटी होती है, और कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती हैं। तो कहता है कि ऐसी मान्यता है कि गिफ्टेडनेस और लर्निंग डिसेबिलिटी साथ साथ चलती हैं। तो क्या आपके ऊपर भी ये अप्लाई होता है? क्योंकि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की एक डिसेबिलिटी क्या थी, वो जल्दी भूल जाते थे, लेकिन गिफ्टेडनेस क्या था कि वो जो आर्किटेक्ट थे और वो डिज़ाइन को एकदम इंस्टेंटली बना लेते थे। ऐसी वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। वेल, हमारे क्लास के जो स्टूडेंट थे, जो टॉपर थे, जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे, आज वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। बी आर आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो वो बेलर आज भी यही बताती हैं कि कई सिचुएशन में मैंने कई लोगों से बात की है, कई लोग आकर मुझे बताते हैं कि उनके क्लास के जो टॉपर्स हैं वो आज बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं। ऐसे इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में जो हम जीवन जीते हैं वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाया, मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने स्कूल में अपना जीवन जिया उससे उन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट बन गए। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है अपने डिसीजन को खुद लेना, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो भी उनको निर्णय लेना होता था खुद से लेना होता था, और वो खेलने में इंटरेस्टेड रहते थे, तो इससे वो स्ट्रीट स्मार्ट बन गए। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो मैंने अपने आप से जो किया उससे ज़्यादा सीखा, बजाय कि जो मुझे पढ़ाई के द्वारा, अकेडमिक के द्वारा सिखाया गया उससे ज़्यादा मैंने अपने आप से सीखा, उससे मैंने ज़्यादा। बी आर दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडिड टू डू। बेला राजा उनसे कहती हैं क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी थी, आपके अंदर एक स्किल था, और आप वही काम करते थे जिसमें आप कंफर्टेबल होते थे, और हर एक रूल आप ब्रेक करते थे, आपको कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए आप शायद ये कर पाए। HC आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। मुझे जो वो SC बोलते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो दूसरी चीज़ों में होता था। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास में हूँ और बाहर बारिश हो रही है तो मैं क्या सोचता था कि फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी कैसे बह रहा है और मैं कैसे मैं डैम करूँ, मतलब एक डैम बनाऊँ और इस पानी को फ्लो को रोक दूँ। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। फिर वो क्या सोचते थे कि मैं सोचता था कि जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, उस डैम में कितना पानी आ सकता है, यानी कि जो वो डैम बनाएगा उस डैम के अंदर कितना पानी हो सकता है और कितना पानी वो कंट्रोल कर सकता है, उस दिन के लिए मेरा यही इंटरेस्ट होता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. जब भी कोई स्टूडेंट अपना बटन उसका खो जाता था या टूट जाता था खेलते या लड़ते समय, तो वो हमेशा मेरे पास आते थे और मैं क्या करता था, ब्लेड की मदद से चौक से बटन काट के बना देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। जो स्कूल का डिसिप्लिन होता है बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उसके यूनिफॉर्म से कोई भी बटन मिस हो जाए। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। जो स्टूडेंट थे उनका डिनर तभी मिलता था जब वो पूरे यूनिफॉर्म में होते थे, और उसके बाद फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका बटन है या नहीं है। बी आर coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपके क्लाइंट को किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए। SC I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. वो कहते हैं कि मैं क्लाइंट का फेस देखता हूँ, उसके कपड़े देखते हैं, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरह से बोलता है, कैसे खाता है,
और उसका क्या टेस्ट होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। वो कहते हैं कि मैं लोगों से इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, मतलब वो जिस तरीके से कंफर्टेबल होते थे क्लाइंट, वो उसी तरीके से उनसे बिहेव करते थे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट एंड दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और मैं तुरंत ही स्पॉन्टेनियसली मतलब उसी ऑन द स्पॉट तुरंत वो स्केच को बना देते थे और फिर उस पेपर को अपने ऑफिस के लोगों को दे देते थे, यानी कि जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं उनको दे देते थे। बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टली, मतलब ये होता है नेचुरली। तो बी आर कहते हैं क्या आप ये सब कुछ नेचुरली करते थे। एससी कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक्स, वट एवर नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि आप इसे इंस्टिंक्ट कहो, अर्थमेटिक कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए तो ये मैथमेटिक्स ही है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि किसी भी डिज़ाइन को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, उसकी साइकोलॉजी, उसकी सोशियोलॉजी सब कुछ मिलकर जो है मेरे लिए एक स्केच बनाते हैं, वो एक मैथमेटिक्स ही होता है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। अब मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे एक अपना ही इंटरप्रिटेशन मतलब अपनी व्याख्या खुद करना मैथमेटिक्स की, एक अपनी ही व्याख्या है, एक सर्कल बन गया है। वो सब्जेक्ट जो कि वो बचपन में उससे नफरत करते थे, हेट करते थे, वही सब्जेक्ट अब उनका सबसे प्यारा सब्जेक्ट, प्रिय सब्जेक्ट है, जिससे वो डील करते हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर में ज़्यादातर डिज़ाइनिंग जो होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, तो उनको वो अब बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट हो गया था। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।